आज की हमारी चर्चा एक ऐसे सवाल से शुरू हो रही है जो हमारे स्रोतों में बार बार आया और सच कहूं तो ये सवाल थोड़ा परेशान भी करता है। सवाल है, क्या 1700 के दशक की तरह भारत को फिर से अंदर से कमजोर किया जा रहा है? इस एक सवाल में मतलब इतिहास का बोझ भी है और कहीं ना कहीं भविष्य की एक चिंता भी छिपी है। और ये सवाल इसीलिए इतना पावरफुल है क्योंकि ये दो तस्वीरों की तुलना करने को कहता है। और ये तस्वीरें सतह पर बिल्कुल अलग दिखती हैं। एक तरफ है 1700 का हिंदुस्तान, मुगल सल्तनत का वो आखिरी दौर, जहां बाहर से सब कुछ बहुत आलीशान था। बड़े बड़े महल, शान शौकत, कला। एक सुनहरा अतीत जिसे हम कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन अंदर से वो पूरा ढांचा कह सकते हैं कि चरमरा रहा था, खोखला हो रहा था। और दूसरी तरफ है आज का भारत, एक परमाणु शक्ति, दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक, टेक्नोलॉजी में आगे। तो सतह पर तो सब मजबूत और चमकदार है। हमारी आज की ये जो गहरी पड़ताल है, इसका मकसद यही समझना है कि क्या इन दो बिल्कुल अलग दिखने वाली तस्वीरों के बीच कोई छिपी हुई समानता है। तो चलिए फिर उसी पहली तस्वीर से ही शुरू करते हैं। 1700 के दशक का वो हिंदुस्तान जो अंदर से, जैसा आपने कहा, खोखला हो रहा था। हमारे विश्लेषण में ये बात सामने आई कि इसकी वजह कोई कोई बड़ा बाहरी हमला या कोई एक बड़ी जंग नहीं थी। तो फिर क्या था? वो कौन सी दीमक थी जो उस आलीशान इमारत को अंदर से खा रही थी? दीमक थी मैं। मैं? एक शब्द में अगर जवाब दूं तो यही है। मुगल साम्राज्य एक बहुत बड़ा, एक विशालकाय ढांचा बन चुका था जो अपने ही बोझ तले दब रहा था। केंद्र में जो बादशाह था वो अब उतना ताकतवर नहीं रहा कि पूरे देश को एक साथ एक धागे में पिरो कर रख सके। नतीजा ये हुआ कि वो जो एकता की भावना थी वो खत्म होने लगी। और मैं की भावना, मैं की भावना मतलब मेरा राज्य, मेरा सूबा, मेरा फायदा, ये सोच हावी होने लगी। ये एक साइकोलॉजिकल शिफ्ट था। लोगों ने खुद को एक बड़ी, एक साझा पहचान का हिस्सा मानना एक तरह से बंद कर दिया था। अच्छा, तो ये एक बड़ी पहचान टूटकर कई छोटी-छोटी पहचानों में बिखर रही थी। इसके कुछ कुछ ठोस उदाहरण हैं कि ये जमीन पर कैसा दिख रहा था? बिल्कुल, ये सिर्फ एक भावना नहीं थी, ये असल में हो रहा था। अवध के नवाब ने कहा, दिल्ली दूर है, हम अपनी दुनिया बनाएंगे। बंगाल के सूबेदार ने अपना अलग रास्ता पकड़ लिया। दक्षिण में हैदराबाद एक अलग पावर सेंटर बन गया। और मजे की बात देखिए, जो मराठा साम्राज्य मुगलों के खिलाफ एक इतनी बड़ी ताकत बन के उभरा था, वो भी इसी मैं का शिकार हाँ हो है। गया। पेशवा, होलकर, सिंधिया, गायकवाड़ सब अपने अपने गुटों में बट गए। पंजाब में सिख मिसलें अपनी अपनी पहचान और अपने अपने इलाके के लिए एक दूसरे से लड़ रही थीं। हमारे विश्लेषण में एक बहुत ही सटीक लाइन है। क्या? हर तरफ बस छोटी छोटी रियासतें और उनके और भी छोटे छोटे ईगो। छोटे-छोटे ईगो, ये लाइन तो आज भी बहुत ज़्यादा रेलेवेंट लगती है। ऐसा लगता है जैसे हम आज भी अपने चारों तरफ यही देख रहे हैं, बस किरदार और रियासतों के नाम बदल गए हैं। लेकिन वो जो बुनियादी कहानी है शायद वो वही चल रही है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। और यहीं से आज के भारत के साथ वो तुलना शुरू होती है। आज भी देखिए, बाहर से सब मजबूत दिखता है, बड़ी अर्थव्यवस्था, स्पेस मिशन, दुनिया में बढ़ता कद। लेकिन सवाल ये है कि क्या अंदर से भी हम उतने ही मजबूत हैं? आज की जो दरारें हैं वो ज्यादा सूक्ष्म हैं और शायद ज्यादा खतरनाक भी। तब रियासतें टूट रही थीं, आज समाज टूट रहा है। पहचान के आधार बदल गए हैं। किसी के लिए धर्म उसकी सबसे बड़ी आइडेंटिटी है, तो किसी के लिए जाति। कोई भाषा के नाम पर लड़ रहा है, तो कोई अपने राज्य की पहचान को सबसे ऊपर रख रहा है। लेकिन एक मिनट, धर्म, जाति, भाषा, इन सब पर टकराव या मतभेद तो भारत में दशकों से, शायद सदियों से रहे हैं। तो फिर आज ऐसा क्या खास हो रहा है कि हम उसकी तुलना 1700 के उस बिखराव से करने पर मजबूर हो गए हैं? क्या ये तुलना थोड़ी थोड़ी ज्यादा नहीं हो जाती? नहीं, ये सवाल बहुत जरूरी है। देखिए, टकराव हमेशा थे, ये सच है। लेकिन आज दो चीजें नहीं हैं। एक तो इसकी तीव्रता और दूसरा इसका पैमाना। और सबसे बढ़कर इस टकराव को बढ़ाने वाले जो हथियार हैं, वो नए हैं। हमारे विश्लेषण में एक बहुत पावरफुल विचार है। डिफरेंस तब तक सुंदर होता है जब तक वो कला के रंगों की तरह हो। लेकिन जब डिफरेंस दुश्मनी बन जाए, तब वही डिफरेंस बर्बादी बन जाता है। भारत की खूबसूरती हमेशा इसकी डाइवर्सिटी में रही है ना? जैसे एक बगीचे में अलग अलग फूल। लेकिन आज उस डाइवर्सिटी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। मेरी आइडेंटिटी सही, तुम्हारी गलत वाली सोच को हर रोज, हर घंटे हवा दी जा रही है। और इस हवा देने का काम कौन कर रहा है? जाहिर है इसमें राजनीति की एक बहुत बड़ी भूमिका होगी। स्रोत में भी 1700 के दशक के नवाबों और आज की राजनीति में सीधी तुलना की गई है।
हाँ, और ये तुलना बहुत सोबरिंग है, मतलब सोचने पर मजबूर करती है। 1700 में क्या हो रहा था? नवाब और छोटे छोटे राजा अपनी अपनी कुर्सी, अपनी रियासत बचाने में लगे थे। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि एक साम्राज्य के तौर पर हिंदुस्तान कमजोर हो रहा है। उनका फोकस बस अपनी गद्दी पर था। बस मेरा छोटा सा किला बचा रहे, भले ही पूरा देश डूब जाए। और नतीजा क्या हुआ? जब बाहरी ताकतें आईं तो वो एक एक करके सबसे निपट ली। हाँ, क्योंकि कोई एकजुट होकर खड़ा ही नहीं हुआ। और आज का पैटर्न? आज की राजनीति, जैसा कि हमारे स्रोत तर्क देते हैं, अपने वोट बैंक को बचाने में लगी है। जो राष्ट्रीय हित या समाज के ताने बाने की बड़ी तस्वीर है, वो अक्सर छोटे छोटे चुनावी फायदों के आगे धुंधली पड़ जाती है। हर गुट को ये यकीन दिलाया जाता है कि उसका अस्तित्व दूसरे गुट से खतरे में है, और ये डर का माहौल उन्हें एक खास वोट बैंक में बांध कर रखता है। तो पैटर्न वही है। तब नवाब अपनी कुर्सी बचा रहे थे और साम्राज्य डूब रहा था। वैसे ही आज वोट बैंक बचाने की कोशिश में देश का जो सामाजिक ताना बाना है वो थक रहा है। बिल्कुल, फोकस लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी पे नहीं है, इमीडिएट जीत पे है। और इस पूरे राजनीतिक खेल में सूचना, इंफॉर्मेशन एक बहुत बड़ा हथियार बन जाती है। मुझे ये तुलना बहुत दिलचस्प लगी कि तब अफवाहें फौज और दरगाहों से फैलती थीं और आज सोशल मीडिया पर एल्गोरिदम्स से। तरीका कितना बदल गया है, पर मकसद शायद वही है। तरीका बदल गया है और उसका असर वो 1000 गुना ज्यादा हो गया है। तब एक अफवाह को फैलने में हफ्ते या महीने लगते थे। आज एक गलत खबर, एक नफरत भरा संदेश सेकंडों में लाखों लोगों तक पहुंच जाता है। हमारे विश्लेषण में इसे डिजिटल दीवारों का नाम दिया गया है। हम सब अपनी अपनी डिजिटल दीवारों के पीछे कैद हो गए हैं। डिजिटल दीवारें, इसका मतलब सिर्फ इको चैम्बर्स हैं जहां हम बस अपनी ही आवाज सुनते रहते हैं, या इसका कोई और गहरा मतलब है? इसका असर बहुत गहरा है। ये सिर्फ एको चैम्बर नहीं है, ये एक ऐसी दुनिया बना देता है जहां दूसरे पक्ष का इंसान आपको इंसान ही नहीं लगता। वो सिर्फ एक ट्रोल है, एक भक्त है, या एक लिबरल है, एक कैरिकेचर बनकर रह जाता है। आप उसकी पूरी मानवता को ही नकार देते हैं। एल्गोरिदम आपको सच नहीं दिखाता, वो आपको आपके सच की पुष्टि दिखाता है। और जब आप लगातार यही देखते हैं कि आपकी सोच सही है और दूसरी सोच गलत और खतरनाक है, तो आप बातचीत की हर संभावना को खत्म कर देते हैं, और यहीं से डिफरेंस दुश्मनी में बदलता है। और जब हम अंदर से इतने बटे हुए होते हैं, एक दूसरे पर इतना शक करते हैं, तो बाहरी दुनिया हमें कैसे देखती है? यकीनन वो इसे एक मौके की तरह देखते होंगे, जैसा 1700 के दशक में हुआ था। बिल्कुल, ये इतिहास का सबसे सीधा और सबसे डरावना सबक है। फ्रेंच और ब्रिटिश जब भारत आए तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि ये देश अंदर से टूटा हुआ है। यहाँ के राजा और नवाब एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक दूसरे से जलते हैं। उन्होंने इसी कमजोरी को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। उन्होंने डिवाइड एंड रूल किया। हाँ, एक राजा का साथ दिया ताकि दूसरे को हरा सकें, फिर दूसरे का साथ दिया ताकि पहले को कमजोर कर सकें। वो व्यापारी बनकर आए, फिर सलाहकार बने और आखिर में मालिक बन बैठे। उन्होंने हमारी अंदरूनी फूट का फायदा उठाया। तो क्या आज भी वैसा ही कोई खतरा है? आज तो कोई ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं है। खतरे का स्वरूप बदल गया है, लेकिन मूल सिद्धांत वही है। आज लड़ाई जमीन पर तोपों से नहीं होती, बल्कि डिजिटल दुनिया में होती है। आज दुनिया की बड़ी ताकतें और बड़ी कंपनियां भारत के डेटा, उसकी अर्थव्यवस्था, उसके बाजार पर नजर गड़ाए हुए हैं। इस विश्लेषण में एक लाइन है जो सब कुछ साफ कर देती है। पहले सोना और खजाना चोरी होता था, आज डेटा और इन्फ्लुएंस चोरी होता है। डेटा और इन्फ्लुएंस, इसे थोड़ा और समझाएंगी। इन्फ्लुएंस की चोरी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है आपके सोचने की क्षमता को प्रभावित करना। आपके देश में क्या राजनीतिक बहस होगी, समाज में किन मुद्दों पर ध्रुवीकरण होगा, आपकी खरीदने की आदतें क्या होंगी, इन सब को बाहर बैठकर कंट्रोल करने की कोशिश करना। और जो देश अंदर से बंटा हुआ होता है, जहां लोग एक दूसरे पे भरोसा नहीं करते, उस देश के इन्फ्लुएंस को चुराना या मैनिपुलेट करना सबसे आसान होता है। अच्छा। एक झूठी खबर फैलाकर आप दंगे करवा सकते हैं, आप चुनाव के नतीजों को प्रभावित कर सकते हैं। ये आज के युग का उपनिवेशवाद है, जो दिखता नहीं है। ये सब सुनकर तो लगता है कि हम वाकई एक बहुत ही नाजुक और खतरनाक मोड़ पर खड़े हैं। तो क्या इन स्रोतों का अंतिम निष्कर्ष ये है कि भारत कमजोर है? ये तो एक बहुत बड़ा और निराशाजनक बयान होगा। यहीं पर ये विश्लेषण एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बारीक फर्क करता है।
इसके मुताबिक आज का भारत वीक नहीं है, बल्कि कंफ्यूज्ड है। कमजोर नहीं, भ्रमित। हाँ, कमजोर नहीं, भ्रमित है। ये बहुत गहरा फर्क है। इसका असल मतलब क्या है? सुनने में तो दोनों शब्द एक जैसे ही लगते हैं। नहीं, इनमें जमीन आसमान का फर्क है। कमजोरी एक अवस्था है, जबकि भ्रम एक मानसिकता है। स्रोत इसे ऐसे समझाता है, वीक तब होता है जब गिर चुका हो, कंफ्यूज्ड तब होता है जब गिरने वाला हो लेकिन समझ नहीं रहा। अच्छा। एक भ्रमित इंसान या देश के पास ताकत होती है, संसाधन होते हैं, क्षमता होती है, लेकिन उसे ये समझ नहीं आता कि अपनी ताकत का इस्तेमाल कहाँ करना है, कैसे करना है और किसके खिलाफ करना है। वो अपनी ही ताकत से खुद को चोट पहुंचाने लगता है। मतलब तलवार तो है, पर अंधेरे में घुमा रहे हैं। बिल्कुल सही। एक भ्रमित इंसान वो है जिसके हाथ में एक मजबूत तलवार तो है, लेकिन वो अंधेरे में उसे हर दिशा में घुमा रहा है, और इस प्रक्रिया में वो खुद को ही घायल कर रहा है, अपनों को ही घायल कर रहा है। ये तो सोचने वाली बात है कि ताकत होते हुए भी दिशा का न होना शायद ताकत न होने से भी ज्यादा बड़ा खतरा है। तो ये एक तरह की चेतावनी हुई। बिल्कुल। इसे इतिहास की एक हल्की सी वार्निंग कहा गया है। इतिहास कभी चिल्लाकर चेतावनी नहीं देता, वो बस दरवाजे पर हल्की सी दस्तक देता है, कुछ पुराने पैटर्न्स दोहरा के दिखाता है, और जो देश या समाज उस हल्की सी दस्तक को नहीं सुनते, जो उस पैटर्न को पहचानने से इनकार कर देते हैं, वो इतिहास की अगली किताब में एक सबक बनकर रह जाते हैं। एक लेसन। हाँ, एक ऐसा अध्याय जिसे पढ़कर आने वाली पीढ़ियां अफसोस करती हैं कि काश उन्होंने समय रहते देख लिया होता। तो ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही गहरे और जरूरी सवाल पर लाके छोड़ देती है। शायद असली सवाल ये नहीं है कि 1700 का दशक दोहराया जाएगा या नहीं। उससे भी बड़ा और ज्यादा व्यक्तिगत सवाल ये है जिसे स्रोत हमारे सामने रखता है, हम उस रिपीट को पहचान पाएंगे या नहीं। क्योंकि जब इतिहास खुद को दोहराता है तो वो बिल्कुल वैसा ही नहीं दिखता जैसा पहली बार दिखा था। किरदार नए होते हैं, मंच नया होता है, हथियार नए होते हैं। क्या हम इतने सजग हैं, इतने सेल्फ अवेयर हैं कि उन पैटर्न्स को देख सकें जो हमारे आज में उभर रहे हैं? या हम भी अपनी छोटी छोटी लड़ाइयों में इतने उलझे रहेंगे कि बड़ी तस्वीर देख ही ना पाएं? और सुनने वालों के लिए एक अंतिम विचार छोड़ जाते हैं जो इन्हीं स्रोतों की आत्मा से निकला एक सीधा सा सवाल है। अगर हम खुद एक नहीं हैं तो दुनिया हमारी इज्जत क्यों करेगी?